नहीं, लाइट रहने दीजिए, सब जलने दीजिए, लाइट सब जलने दीजिए। कोई ज्यादा विशेष उधर जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मैं दिखना जरूरी है। सबका जवाब मुझे वापस नहीं मिला, शायद इसलिए कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि साथ मॉर्निंग तो अब रही नहीं, अब तो शाम का वक्त हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि जिस पल जिस घड़ी कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लेता है, वो पल वो घड़ी उस व्यक्ति की नई जिंदगी की पहली सुबह की शुरुआत होता है। और वो पल किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कब आएगा ये हमें मालूम नहीं। सो ऑलवेज विश विद द मॉर्निंग। में कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए गुड होना काफी नहीं है, अच्छा होना काफी नहीं है, आपको ग्रेट होना पड़ेगा। तो एक बार हम एक साथ विश करेंगे ग्रेट मॉर्निंग। एक बार हम अपने अगल बगल वाले से हाथ मिला के विश करेंगे ग्रेट मॉर्निंग। कीजिए कीजिए सामने से, क्या सम्मान है। मतलब आप किसी व्यक्ति की जिंदगी में, जिंदगी को बदलने के मोटिवेटर बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। विश कीजिए एक दूसरे को कि क्या पता आज ही वो दिन हो कि जब वो अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एक बार एक दूसरे को फिर से विश करेंगे ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिस्टर शैलेंद्र सिंह ढींगरा जी का, जिन्होंने मुझे आप सभी से बातचीत करने का मौका दिया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यहाँ पर जो भी लोकल ऑर्गेनाइजर्स हैं, पूरी साहब है, और भी जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने आज की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारियां ली। मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं सबसे ज्यादा गालियां उन्हीं को पड़ती है। कोई भी कमी रह जाए, और कमी तो रह ही जाएगी, अब कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। तो कोई भी कमी रह जाए तो गालियां उन्हीं को मिलती है, लेकिन आने वाले वक्त में जो बड़ी बड़ी कामयाबियों की बात आती है तो पहला नंबर उन्हीं का आता है जो जिम्मेदारियां लेते हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरे अजीत मित्र पवनदीप जी का, जो बहुत ही शानदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जाकर लोगों को जगाते हैं और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सबका कि आप यहां पर आए। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे क्योंकि शायद आज गर्मी ज्यादा है, भाई कहीं कोई पिघल ना जाए। तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे, गर्मी ज्यादा है। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे, घर में कोई रिलेटिव आया होगा, कोई दोस्त आया होगा। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे क्योंकि दुकान खोलनी होगी। बहुत सारे लोग नहीं आ पाए होंगे क्योंकि हो सकता है कि किसी जरूरी काम से जाना होगा। बहुत सारे लोग कई कारणों की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आप जो लोग यहाँ पर आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सारे जरूरी काम आपको मिलते हैं। संडे आपके लिए भी है, संडे आपके लिए भी है। हो सकता है आप में से भी किसी के घर में मेहमान आया होगा, हो सकता है आपके भी किसी दोस्त का बुलावा आया होगा। तो वो सारे जरूरी काम आपके पास भी थे, मगर आप यहाँ पर आए तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? yes. तो अगले 1 से सवा 1 घंटे हम कामयाबी की बात करेंगे, हम सफलता की बात करेंगे, हम खुशियों की बात करेंगे। क्या मेरे साथ हैं? yes. क्या मेरे साथ हैं? yes. कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? लगभग 90% लोग हैं, क्योंकि जालंधर में पहली बार ही आ रहा हूं। 21 साल के मेरे आर्ट्स एंड बिजनेस के करियर में ये पहला मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं जालंधर आप लोगों के बीच में आ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 21 साल पहले मैंने आर्ट्स ज्वाइन किया। 21 साल पहले मैंने आर्ट्स एंड बिजनेस को ज्वाइन किया। लगभग रात के 12 बजे मेरे पास मेरे ग्रेट अपलाइन ये बिजनेस का प्लान लेकर आए। रात के, आप में से कभी कोई गया किसी को 12 बजे रात को प्लान दिखाने? कोई गया? नहीं। तब जो दीवाने होते हैं ना, वो रुक नहीं पाते। तो रात के लगभग 12 बजे मुझे स्टेज पे उतना मजा नहीं आता जितना लोगों के बीच में आता है।
रात के 12 बजे जब वो ये बिजनेस का प्लान लेकर आए, मुझे कहा सचिन एक बिजनेस की बात करनी है। मैंने घड़ी देखा और मैंने कहा कि सर कल आ जाते। रात के 12 बज गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये इतना बढ़िया काम है कि मैं रुक नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा सर बताइए। तो उन्होंने कहा 3 जोड़ी कपड़े निकाल के सामने रख दिए, बोले ये 3 जोड़ी कपड़े जिंदगी बदल देंगे। मैंने कहा कैसे? बोले अपने को खरीदना है, 2 को बेचना है, 2 4 को बेचेंगे, 4 8 को बेचेंगे, अपन करोड़पति बन जाएंगे। इतना ही प्लान उनको आता था, क्योंकि वो तुरंत ज्वाइन करके आए थे। आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि आपको जो जिस व्यक्ति ने प्लान दिखाया वो बहुत सीनियर होंगे, वो अचीवमेंट ले चुके होंगे, वो बहुत समय से कर रहे होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से प्लान दिखाया होगा। लेकिन मुझे यही प्लान दिखाया गया था कि 2 को जोड़ना है, 2 4 को जोड़ेंगे, 4 8 को जोड़ेंगे, अपन करोड़पति। तो मैं समझ गया कि ये कोई स्कीम में फंस गए और मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैंने अपना एक्सपर्ट कमेंट दिया। मैंने कहा कि सर मैं तो इसमें फंसूंगा नहीं, ऐसी कंपनियां रोज आती है, और मेरी सलाह मानिए आप भी मत फंसिए। तो मेरी बात सुनकर वो नेगेटिव हो गए, बड़े डिमोटिवेट हो गए, वापस चले गए। हमारे जो अपने राजस्थान से आए थे उनको ये मालूम पड़ा, पीके देवांगन जी जो बहुत एक्साइटेड थे आर्ट्स एंड बिजनेस को लेकर, सचिन अग्रवाल नाम के किसी प्राणी ने उनकी हवा निकाल दी है। तो वो उनके घर पे पहुंच गए सुबह 4 घंटे डालकर उन्होंने वापस से रिपेयरिंग का काम किया, मेंटेनेंस का काम किया। जहां मैंने पंचर मारा था उसको टेप लगा के ठीक किया, हवा भरी, फिर उनको एक्साइटेड किया। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने मुझे दोबारा फोन किया और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बोले सचिन तू आश्रम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? प्यार था उनका, क्योंकि संबंध अच्छे थे। सो मैंने कहा कि सर आप बोलेंगे तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे इसमें कोई दम वाली बात नजर नहीं आती। उन्होंने कहा दम को रख किनारे, तू खाली ये बता तू आश्रम ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। देखिए संबंधों पे जो ज्वाइनिंग होती है उस पर कभी काम नहीं होता। सो मैंने भी नहीं किया। मैं 6 महीने तक उनको गोलियां देता था। यू नो गोली क्या? गोली देना मतलब क्या बात है, बहाने टरकाना। सारे के सारे समझदार एक से गोलीबाज बैठे हैं। तो मैं भी 6 महीने तक गोलियां देता रहा। जब 6 महीने गोली देते देते मैं भी थक गया कि बहाने सारे पुराने हो गए। तो फिर मैंने सोचा एक बार मीटिंग में जा आते हैं, जाकर बोल देंगे मजा नहीं आया तो दोबारा बुलाएंगे नहीं। मैं मीटिंग में आया तो मुझे प्रॉब्लम कहां पे हुई? ठीक उसी जगह पे जहां आपको हुई। जब बाहर रोका गया 150 बोला गया भाई साहब 30 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। कब? 21 साल पहले। कई लोग सोच रहे होंगे हम अच्छा 30 रुपए लिए, हमसे तो 150 ली। तो साहब इंटरनेट पे गूगल पे मैं सर्च मार रहा था सोने की कीमत कितनी है। तो 2002 जब मैं गया था मीटिंग में, तो 2002 में सोने की कीमत थी 5000 रुपए तोला 10 ग्राम का। और आज कितना है? 60,000 से ऊपर। 60 से ऊपर, यानी 12 गुना हो गया। सोने की कीमत 12 गुना हो गई, महंगाई 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना हो गई। थैंक्स टू आरसीएम टिकट केवल 5 गुना हुआ है। 30 रुपए का टिकट 150 रुपए का हुआ। सो मैंने ऑब्जेक्शन किया। मैंने कहा भाई साहब ये 30 रुपए किस बात के? अंदर समोसा मिलेगा, काहे का पैसा? तो मुझे कहा भाई साहब समोसा वमोसा कुछ नहीं मिलेगा, अंदर घुसने की फीस है। जैसे भी जालंधर में आपके बिजनेस शुरुआती दौर पे है, तो शायद अभी यहाँ पर उतना ज्यादा रश नहीं है, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। लेकिन जैसे लुधियाना है और भी बड़े बड़े शहर हैं जहां पर सीटें नहीं मिलती। अगर लेट से आएंगे तो कुर्सी नहीं मिलेगी, फिर स्टेज पे बैठना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है। यस सर। तो वहां पर भी वो स्थिति आनी शुरू हो गई थी। उन्होंने कहा सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी गारंटी नहीं है, समोसा तो दूर की बात है, कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, अंदर घुसने की फीस है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है। बाहर कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, तुम्हारी कंपनी मीटिंग फ्री में नहीं करा सकती? अरे मैं मीटिंग में बैठूंगा, मुझे समझ में आएगा, मैं तुम्हारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूंगा, तुम्हारी कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, तुम्हारी कंपनी का धंधा बढ़ेगा, तुम्हारी कंपनी को ये मीटिंग तो फ्री में करानी चाहिए। अच्छा मैंने कुछ गलत बोला? अपन गलत बोलते भी नहीं है सर। तो मुझे समझाया गया कि साहब यही फर्क है बाहर की कंपनियों और आरसीएम में। बाहर की कंपनियां विज्ञापन करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, मगर आरसीएम विज्ञापन नहीं करती। वही बीच का पैसा आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। तो कंपनी मीटिंग नहीं करवाती, मीटिंग हम लोग करवाते हैं एक दूसरे के नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो जो खर्चा होता है टिकटॉक के माध्यम से बांट लेते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यापार तो है नहीं। तो मैंने कहा चलो अगर ऐसा है तब तो ठीक है, तब तो टिकट लेना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर ऐसा है तो भी, अगर टिकट लेना पड़ता है तो भी मैं क्यों लूं? देखो, मैंने हथियार एक तक डाला नहीं था। आपको क्या लगा मैंने हथियार डाल दिया? अभी डाला नहीं था। मैंने कहा टिकट लेना भी पड़ता है तो भी मैं क्यों लूं? मैं तो आना नहीं चाहता था, ये बार बार बुला रहे थे, मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए आया हूं। तो टिकट अगर लेना भी पड़ता है तो वो ले जिसने मुझे बुलाया, यानी मेरे अप्लाई। कुछ गलत बोला मैंने बोला ना, गलत अपन बोलते भी नहीं है। लेकिन मेरे जो अपलाइन थे ना साहब, वो भी बड़े गुरु घंटाल थे। घाट घाट का पानी पिया था, मेरे जैसे कईयों को पिलाया था, तभी तो मेरे अपलाइन है ना। नहीं तो मुझे आरसे में लाना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। जमाने की ठोकरें खाते खाते मैं भी बहुत सीधा हो गया था, जलेबी की तरह से। सो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया। अब प्यार देखिएगा उनका, मेरे अपलाइन का प्यार देखिएगा। उन्होंने कहा सचिन देख, टिकट तो तेरे को लेना पड़ेगा। ये प्यार था उनका, संबंध अच्छे थे। उन्होंने कहा टिकट तो लेना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम है यहाँ का। लेकिन हाँ, एक वादा है, अगर तुझे मीटिंग में मजा नहीं आया तो बाहर निकलकर खाली एक लाइन बोल देना, मजा नहीं आया, मैं तुझे 30 रुपए की जगह 60 रुपए वापस करूंगा। मैं इनका चलो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बोलने में जाता क्या है। बोल देंगे मजा नहीं आया, 30 के 60 मिलेंगे और दोबारा कभी बुलाएंगे नहीं, ये सोच के मैं बैठा। बट प्लान देखा तो जो अब तक मैंने नेटवर्क के बारे में सुन रखा था वो अलग था। उसमें मैंने सुना था कि जो पहले आएगा फायदे में, बाद वाला नुकसान में। यहाँ मुझे मालूम पड़ा कि पहले और बाद से तो कोई मतलब ही नहीं। जो काम करेगा फायदे में, जो काम नहीं करेगा वो उसको भी नुकसान नहीं है। कहाँ नुकसान है बताओ? प्रोडक्ट तो सबने ले लिया, उसके ऊपर से आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके ऊपर से आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके ऊपर से खाते में पैसे आएंगे, तो साहब नुकसान कहाँ है? तो मैंने देखा ना, काम करेगा पैसा उसी को आएगा, लेकिन जो काम नहीं करेगा उसको भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये क्या मामला है? नेटवर्क के बारे में तो मैंने कुछ और सुना था। तो मैं कंफ्यूज सा बाहर निकला। बाहर मेरे अपलाइन मेरे इंतजार कर रहे थे, पीके देवानंद जी। आप भी करते ना वेट, किसी को लेकर आते हैं तो बाहर वेट करते ना, तो वो बाहर मेरे वेट कर रहे थे। उन्होंने कहा सचिन, मैंने कहा हाँ। बोले कैसा लगा? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि मैंने क्या जवाब दिया। गलती से मुंह से निकल गया ठीक लगा। अच्छा, क्या मुझे बोलना था? मजा नहीं आया, यही सोचा था ना अपन ने। लेकिन सर मैं वो भूल गया, मेरे मुंह से निकल गया ठीक लगा। और मेरे कैसे व्यापारी हुआ? 30 रुपए चला गया। ये आने वाले कितने थे? तो गए 60 ना, 30 थोड़ी गए। तो मेरे 60 रुपए डूब गए। सो उसके बाद से मैंने स्टडी करना शुरू किया। मैंने किताब पढ़ी द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्कहेजेस। मैंने किताब पढ़ी बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट कियोसाकी। मैंने किताब पढ़ी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। मैंने किताब पढ़ी यू इंक, बर्कहेजेस। ये किताबें पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि अमीर के लिए और अमीर बनने के हजारों तरीके हैं, गरीब के लिए अमीर बनने का एक तरीका है, उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और ये बात समझ में आने के बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं चलता गया, क्योंकि बचपन हमने बहुत गरीबी में गुजारा है साहब। मैं आपको बताऊं कि हमने वो दिन देखा है कि जब 2 टाइम का खाना खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मैंने वो दिन देखा है जब मम्मी हमको खाना देती थी और खुद भूखे रहती थी और ये बोलती थी कि बेटा आज मेरा उपवास है। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा उपवास नहीं होता था, खाने को इतना होता ही नहीं था कि सबका काम चल सके। तो एक माँ अपने बच्चों को खाना देकर खुद भूखे रह जाती थी। ये एक माँ का त्याग है, बलिदान है। और मैं इस स्टेज से प्रणाम करना चाहता हूँ अपने माता पिता को और आप सभी के माता पिता को, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग अपने माता पिता को आज भी दिल से वो प्यार वो सम्मान देते हैं। आप तो उस जगह पर है जहां पर वो कल्चर है कि लोग अपने माता पिता को छोड़कर कहां कहीं 7 समंदर पार जाके बस जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि माँ की मृत्यु हो जाती है फिर भी वापस नहीं आ पाते, पिता की मृत्यु हो जाती है फिर भी वापस नहीं आ पाते। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि साहब हम कितने भी बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, हमारे माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है हम कुछ भी कर ले उनका एहसान कभी चुका नहीं। जब भी पंजाब आता हूँ ना, मुझे स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की वो बात बहुत याद है। सतीश पंडित जी बोलते थे कि हमारे
परिवार में ये कल्चर है कि हम में से हर परिवार से कोई ना कोई फॉरेन जाके सेटल हो जाता है। तो मेरे भी परिवार से बहुत सारे सेटल हो गए, लेकिन मैंने कभी अपनी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं अपनी मातृभूमि को छोड़ूं। मुझे लगता था मैं अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी काबिलियत अपने देश के विकास में लगाऊं। लेकिन ये जरूर चाहता था कि मेरे जो भाई विदेश में जाके सेटल हो गए, तो वो जो पैसा वहां बना रहे हैं, वो पैसा मैं यहाँ रहते हुए बना सकूं, और आज आश्रम की वजह से बना रहा हूं। तो ये बात उनकी मुझे बड़ी याद आती है। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने इस बिजनेस की ताकत को समझा, मैंने इस बिजनेस में अपने बचपन में जो तकलीफें मैंने सही थी, मुझे उसका समाधान इसमें नजर आने लगा। मैंने शुरू किया तो मैं जिसके पास गया वो ज्वाइन, पूरी साहब जिसके पास के लोग पैसा लेकर तैयार बैठे थे, बोले सर हम तो आपका कई सालों से इंतजार कर रहे थे, सर आइए सर, आप हमारे मसीहा हैं, देवदूत हैं सर, आप हमारी जिंदगी बदलने वाले हैं सर। हमको सपने में कल भगवान आए थे, उन्होंने बोला था कि आप आएंगे और हमारा 1500 रुपए देकर एक किट देकर के जाएंगे और ये किट हमारी जिंदगी बदलेगा। तो सर ये लीजिए साहब पैसा। नो छोटी से ऐसा होता तो कितना मजा आता ना। यस, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी कोई व्यक्ति किसी नए सफर की शुरुआत करता है, जब भी कोई व्यक्ति किसी नए व्यापार की शुरुआत करता है, जब भी कोई व्यक्ति नए सपने देखता है, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है। आज मेरे परिवार में बहुत सारे लोग आरसीएम में हैं। मैं आरसीएम बिजनेस में रूबी अचीवर हूं। मेरे बड़े भाई श्याम अग्रवाल, जिनको मैंने ज्वाइन करवाया था, वो स्टार रूबी अचीवर हैं। मेरे छोटे भाई विकास अग्रवाल, वो स्टार एमरल्ड अचीवर हैं। इस बिजनेस से मेरे घर में 8 से 10 लाख रुपए हर महीने के आते हैं। हालांकि वो ज्यादा नहीं है, 8-10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अपग्रेडेड प्लान के आने के बाद मुझे एक बात और समझ में आ गई है कि अगले 2 सालों के अंदर मेरी इनकम 4 गुना होने वाली है। ये प्लान में जो अपग्रेडेशन आया है ना, कितने लोगों को मालूम है? 1 मई से सब तूफान आ गया है, तहलका मच गया है। पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई है। कई लोग जो मेहनती हैं, विश्वास करते हैं अपने अपलाइन पर, कंपनी पर, टीकेजी की फिक्स पर, उनका व्यापार जबरदस्त ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और कई लोग तो अभी तक प्लान को समझ ही नहीं पाए हैं। कई तो मैं पूछता हूं तो बोलते हैं सर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि समझते समझते इतनी देर हो जाए कि बाद में अफसोस हो गया हमने भी 1 मई से शुरुआत कर दी होती। ज्यादा पीएचडी नहीं करना है साहब, ज्यादा पीएचडी नहीं करना है। अगर किसी काम को कुछ समझदार और काबिल लोग दिल लगा के कर रहे हैं, तो वो काम को शुरू कर देना है। करते करते कई चीजें समझ में आती है। हर चीज शुरू में समझ में नहीं आती, कई चीजें करते करते समझ में आती है। मैंने शुरू किया तो शुरू में विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोगों ने मेरा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब फालतू काम है, ये ऐसा काम नहीं चलता। मेरे जो खुद के अजीज मित्र, बहुत करीबी दोस्त, उनको जब मैंने प्लान दिखाया तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली। उसने कहा कि सचिन भाई एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना। और जब आपको कोई ये बोले ना कि बुरा मत मानना, आप समझ जाना वो कोई ऐसी बात बोलने वाला है जो बुरा लगने वाला है। लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से जो है वो फटके लगाते हैं। उसने कहा कि सचिन भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, अगर आरसीएम की बात करनी हो तो दोबारा मेरे घर पे मत आना। और उसने यहीं तक नहीं बोला, और आगे भी बोला भाई अगर 1500 रुपए चाहिए ना तो ऐसे ही ले जा, ये बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दे। अब कोई आपको ऐसा बोले, आप दिलो जान लगा के काम कर रहे हैं, कोई बोले बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दे, कैसा लगता है साहब? बहुत बुरा लगता है ना। मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उससे कोई दुश्मनी नहीं की, मैंने उससे कोई संबंध खराब नहीं किए, मैंने उसको कोई चैलेंज नहीं किया कि ठीक है मैं तेरे को करके दिखाऊंगा। मैं अपने काम पर लगा रहा। दुनिया हंसती है तो जवाब मत दीजिए, काम पर लगे रहिए, अपने काम पर लगे रहिए। मूवी आई थी 1983, देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है 1983? नहीं देखा तो देखिएगा। भारत जो पहला वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, उसके ऊपर वो स्टोरी बनी है। तो उसमें कपिल देव की टीम जो है वो जब फाइनल में पहुंच गई, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ, तो वहां की मीडिया ने भारत के खिलाफ लिखा कि इंग्लैंड को तो वॉकओवर मिल गया, बच्चों के खिलाफ खेलने के लिए सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला। ये इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पता नहीं कैसे कैसे पहुंच गई, ये कहां सेमीफाइनल जीत पाएगी? इंग्लैंड तो ऐसे ही जीत गई, ये मान लो कि जीत गई। तो बहुत इंडियन क्रिकेट टीम को बड़ा गुस्सा आया कि हम लोग इतनी मेहनत लगा के खेल रहे हो, ये ऐसा लिख रहे हैं। वो कपिल देव के पास आए, उन्होंने कहा कि सर इसका खंडन कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लोगों को जवाब दीजिए। कपिल देव ने जो बात बोली वो समझने वाली है। उन्होंने बोला कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन करते हैं
कल हम हार जाएं तो हमारे इस खंडन का क्या वैल्यू है? और अगर आज हम खंडन ना भी करें और कल हम जीत जाएं तो खंडन करने की जरूरत कहां है? थैंक यू। सो उन्होंने कहा कि सब लोगों की विरोध का, लोगों की आलोचनाओं का जवाब हम मुंह से नहीं देंगे, उसका जवाब हम मैदान में देंगे। और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई हंसे तो मन में एक संकल्प और मजबूत करना कि इसका जवाब मैं अपनी कामयाबी के साथ दूंगा। यस। तो जब वो उसने मुझसे ये कहा कि दोबारा घर पे मत आना, तो मैंने कहा ठीक है, आसन की बात करने से नहीं आना है, नहीं करूंगा तो आ सकता हूँ। बोला हाँ, तब तो दोस्ती अपनी है, मैं आता रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आसन की बात नहीं करूंगा, मैं अपना काम इधर करता रहा, उससे दोस्ती बना के रखा। जब आरसेम की तरफ से मुझे स्विट्जरलैंड का टूर मिला, आरसेम यूटी चार्ज की तरफ से जब स्विट्जरलैंड का टूर मिला, तो अच्छा मुझे बताइए कि हवाई जहाज में मोबाइल काम करता है क्या? नहीं करता है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हवाई जहाज में मोबाइल काम करता है स्विट्जरलैंड की फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। वहां वाईफाई होता है, वाईफाई के जरिए आप व्हाट्सएप कॉलिंग, फेसबुक कॉलिंग कर सकते हैं। सो मैंने कॉल किया, उस वाईफाई की उस फैसिलिटी का फायदा उठाया। गेस कीजिए किसको किया होगा? क्या बात है, बड़े समझदार लोग हैं। तो मैंने अपने उसी फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा और भाई क्या हाल है? अब इतना ही पूछना था मैंने कि और भाई क्या हाल है। आधे घंटे तक वही बोलता रहा। यही होता है जनरली आजकल बाहर, अगर आप देखें आधे घंटे तक बोलता रहा। मत पूछ यार, हालत खराब है, गवर्नमेंट के नियम बदलते रहते हैं, जीएसटी लाकर सर पर बिठा दिया, जीएसटी का कुछ सिर पैर समझ में नहीं आता, बगल में 4 दुकानें और खुल गई है, मार्जिन बिल्कुल नहीं रहा, लोग रेट काट काट के बेच रहे हैं, ग्राहक उधार लेके चला जाता है, वापस करने का नाम नहीं लेता। मत पूछ यार, हालत खराब है। आधे घंटे के बाद उसको याद आया मैं भी हूं दूसरी तरफ। तो उसने कहा यार मेरी छोड़, तू बता तेरा क्या हाल है? मैंने कहा मत पूछ। जब मैंने कहा मत पूछ तो उसको लगा शायद मेरे से भी ज्यादा खराब है। तो उसने सांत्वना देते हुए मेरे को बोला कि यार नहीं कोई बात नहीं, बता दे यार, सबकी हालत ऐसी है। तो मैंने कहा यार मैं तो जो है ना हवा में उड़ रहा हूं। उसने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब मैं फ्लाइट में हूं। तो क्या बोलता है मालूम? बोलता सचिन भाई बुरा मत मानना, बोलता बुरा मत मानना, एक बात बोलता हूं, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की तो आदत जाएगी नहीं। तो मैंने कहा भाई मैंने कब बेवकूफ बनाया? तो बोला और क्या? तू बोलता फ्लाइट में हूं और फ्लाइट में मोबाइल से बात कर रहा है, क्या मेरे को मालूम नहीं है फ्लाइट में मोबाइल काम नहीं करना? मेरे को मालूम नहीं। तो मैंने कहा मालूम तो देखो बिल्कुल ठीक है, मगर वो जो मालूम है ना वो डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में है। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट में हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ घूमने के लिए, मुझे कंपनी की तरफ से टूर मिला है, घूमने जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। और तुझे विश्वास नहीं है तो गूगल में सर्च मार के देख ले। तो क्या बोलता है मालूम? यार क्या किस्मत वाला है। मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे दिल से आवाज आई कि बेटा किस्मत वाला बनने का मौका तो मैं तेरे पास भी लेकर आया था। और तूने क्या बोला? आना मत, बात मत करना, बात तो तेरी मत करना। सजा यही है कि मेरी हर कामयाबी की पहली मिठाई में तुझे ही खिलाऊंगा। मेरा आर्थिक बिजनेस से 50,000 का पहला चेक आया, मैंने सबसे पहले मिठाई उसी को खिलाई। 1 लाख का आया उसी को खिलाई, 2 लाख का आया उसी को खिलाई, 5 लाख रुपए महीना आना शुरू हुआ उसी को खिलाई, अभी 8 लाख रुपए आ रहा है। जैसे 10 लाख हो जाएगा तो मैं सबसे पहले उसी को मिठाई खिला दूंगा। की तरफ से थाईलैंड गया तो सबसे पहले उसी को बताने गया, मैं दुबई गया उसी को बताने गया, मैं स्विट्जरलैंड गया उसी को बताने के लिए गया, मैंने आपसे से पहली कार ली, मैंने उसी को मिठाई खिलाई, दूसरी ली उसी को खिलाई। मेरी हर खुशी में मैं उसको शामिल करता हूँ। अब वो अंदर अंदर जलता है कि खुश होता है मुझे नहीं। हालत खराब होगा उसकी। उसकी सजा यही है जिंदगी भर कि वो मेरी खुशी की मिठाई खाता रहे। मैं उसको ज्वाइन नहीं कराऊंगा, वो बोले भी तो नहीं कराऊंगा। सो आप भी चाहते हैं ऐसा मीठा बदला लेना? यस, ऐसा मीठा बदला लेना चाहते हैं? यस। तो सब स्वागत है आपका आरसन की इस दुनिया में। शुरुआत में विरोध होगा, शुरू में लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, शुरू में मेहनत आप ज्यादा करेंगे, इनकम बहुत थोड़ी सी आएगी और आपको लगेगी कि ये मेहनत तो मैं कहीं और करता तो शायद इससे ज्यादा कमा लेता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वी आर नॉट वर्किंग फॉर द नेक्स्ट चेक, वी आर वर्किंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन।
आप धान का पौधा लगाएंगे तो हर 4 महीने में फल देगा। आप धान का पौधा लगाएंगे तो हर 4 महीने में फल देगा, बट हर 4 महीने बाद लगाना पड़ेगा। बट आप आम का पेड़ लगाएंगे तो फलने में हो सकता है 5 साल, 8 साल, 10 साल का समय लगा दे, लेकिन एक बार फलना शुरू हो जाए तो आपको भी फल देगा, आपके बच्चों को भी देगा, उनके बच्चों को भी देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। जैसे आम का पेड़ है, अगर आपने मेहनत करके आज लगा लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जो भाई फॉरेन में जाके सेटल हैं, अगले 2 से 3 साल में आप उनसे भी दोगुना ज्यादा पैसा आरसीएम बिजनेस के जरिए हिंदुस्तान में रहते हुए कमा सकते हैं। कमाना चाहते हैं? आप चाहते हैं आपके भाई भी वापस आ जाए, रहते हुए अपने देश की सेवा करते हुए वो लाइफ स्टाइल जी सके जो लाइफ स्टाइल शायद वहां नहीं मिल पाती। वहां पैसा होगा, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू में जो मिठास है, जो आनंद है, वो शायद वहां नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ वो पैसे नहीं बनते तो मजबूरी में लोगों को जाना पड़ता है, मगर आज तक नहीं बनते थे क्योंकि आरसीएम हमारे पास नहीं था। अब आरसीएम जैसा सिस्टम है, यहाँ रहते हुए वहां से ज्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमें बिजनेस को